नमस्कार। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए संप्रभुता विषयक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम संप्रभुता के परिचय को जान लेते हैं। संप्रभुता राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है और यह राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से सर्वाधिक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि संप्रभुता के कारण ही राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से हुई, जिसका अभिप्राय है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात राज्य की सर्वोच्च सत्ता को ही संप्रभुता की संज्ञा दी जाती है। संप्रभुता को सर्वप्रथम फ्रेंच विचारक जीन बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है। संप्रभुता की विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। बोदा ने संप्रभुता को नागरिकों तथा प्रजाजनों पर उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रमुख विचारक और विद्वान गार्नर के अनुसार संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी से भी सीमित नहीं होती है। बिलोवी ने भी संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया है। गिलक्राइस्ट ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना है। वहीं लास्की के अनुसार संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी समुदायों से पृथक होता है। अब बात करते हैं संप्रभुता के स्वरूप की। संप्रभुता आंतरिक तथा बाह्य 2 प्रकार की होती है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय और राजतंत्रों में राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप संप्रभुता का सिद्धांत अस्तित्व में आया। प्राचीन भारतीय चिंतन में भी संप्रभुता को विभिन्न नामों से परिभाषित किया गया है, जैसे धर्म और दंड ही राज्य की संप्रभुता शक्ति का आधार भारतीय चिंतन में माना गया। पूर्णता, सार्वभौमिकता और अहस्तांतरणीयता, स्थायित्व, अविभाज्यता तथा अनन्यता संप्रभुता के प्रमुख लक्षण हैं। संप्रभुता के नाम मात्र की तथा वास्तविक, वैज्ञानिक, राजनीतिक तथा वैध और वास्तविक आदि अनेक रूप हो सकते हैं। संप्रभुता की एकल तत्ववादी धारणा के अनुसार सर्वोच्च संप्रभु शक्ति अखंडित होती है। यह एक इकाई है तथा व्यक्तियों और संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता है। संप्रभुता के बहुलवादी धारणा के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में नहीं रहती, बल्कि इसका निवास समाज में विद्यमान अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में भी होता है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर संप्रभुता के विभिन्न लक्षण बताए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम है सर्वोच्चता या निरंकुशता। इस लक्षण से तात्पर्य है कि जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति न राज्य के भीतर और न राज्य के बाहर हो। ऐसी सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही हो सकती है। इस शक्ति के प्रयोग में चाहे कुछ सीमाएं माननी पड़े, पर ये सीमाएं केवल राज्य की ओर से इस शक्ति का प्रयोग करने वालों के ऊपर लागू होती हैं। यह शक्ति स्वयं असीमित है और इसके ऊपर कोई अन्य मानव शक्ति नहीं हो सकती। संप्रभुता का दूसरा लक्षण है पूर्णता। संप्रभुता अपने आप में पूर्ण है,
और इसके लिए किसी सहायक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सार्वभौमिकता संप्रभुता का अन्य लक्षण है, जिससे तात्पर्य है कि प्रभुसत्ता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्यों, समुदायों और व्यक्ति पर होता है। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति या संस्था संप्रभुता के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। संप्रभुता अपनी इच्छा से यद्यपि किसी को भी अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकती है। संप्रभुता का अगला लक्षण है स्थायित्व। प्रभुसत्ता एक स्थायी वस्तु है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक उसका पाया जाना आवश्यक है। राज्य की आत्मा होने के कारण संप्रभुता को राज्य का जीवन कहा जाता है। सरकार व शासन बदलते रहते हैं, किंतु प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता। प्रभुसत्ता का अंत राज्य के अंत का लक्षण है। अधेयता भी संप्रभुता का एक प्रमुख लक्षण है। प्रभुसत्ता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता तथा इसे किसी अन्य को दिया नहीं जा सकता, अर्थात यह अहस्तांतरणीय है। राज्य से प्रभुसत्ता को पृथक करने का अर्थ होगा राज्य को समाप्त करना। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार यदि राज्य से संप्रभुता को पृथक कर दिया जाए तो राज्य का अंत हो जाएगा। अविभाज्यता भी संप्रभुता का एक प्रमुख लक्षण है। प्रभुसत्ता एक होती है, अनेक नहीं। प्रभुसत्ता को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसका अर्थ है कि राज्य में कोई समानांतर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। जैसा कि जॉन कैहलन ने कहा है, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, उसको विभाजित करना उसे नष्ट करना है। इसी प्रकार रूसो ने प्रभुसत्ता के विभाजन को एक धोखा कहा है। गैटेल के कथानुसार जहाँ तक प्रभुसत्ता अनियंत्रित नहीं है वहाँ राज्य का अस्तित्व भी नहीं है। यदि प्रभुसत्ता विभाजित है तो एक से अधिक राज्य हैं। वह स्पष्टतया कहता है कि विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। अब हम बात करते हैं संप्रभुता के प्रकारों की। संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रकार माना जाता है नाममात्र तथा वास्तविक संप्रभुता। नाममात्र का संप्रभु वह होता है जिसके नाम पर शासन किया जाता है और शासन की समस्त शक्तियां किसी अन्य में निहित होती हैं। अर्थात नाममात्र के संप्रभु को शासन का प्रमुख तो माना जाएगा, किंतु उसकी शासन शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य संस्था या पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसा कि भारत और ब्रिटेन में देखा जाता है, जहां शासन की शक्तियों को नाममात्र की संप्रभुता के रूप में सम्राट में और राष्ट्रपति में निहित किया गया है, जबकि वास्तविक संप्रभु के रूप में मंत्रिपरिषद ही शासन शक्तियों का प्रयोग करती है। संप्रभुता का अन्य प्रकार है वैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभुता। एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभु कहा जाता है। वैधानिक संप्रभु सामान्य रूप से उसे माना जाता है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है और जिसे कानून बनाने अथवा कानून को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार हो। वैधानिक संप्रभुता के प्रमुख समर्थकों में बोंदा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुतः विधि निर्माण संस्थाओं में वैधानिक संप्रभुता का निवास होता है। आधुनिक लोकप्रिय राज्यों में यह सत्ता संसद में निहित होती है। वैधानिक संप्रभुता सदैव राजनीतिक संप्रभुता पर निहित होती है। जैसे संसद की संप्रभुता का जनता के निर्वाचक मंडल पर आधारित होना, अर्थात संसद की संप्रभुता
जनता में निहित है, क्योंकि जनता के द्वारा ही संसद को चुना जाता है। संसद यद्यपि वैधानिक संप्रभु हो सकती है, किंतु उसे अपने राजनीतिक संप्रभु जनता के लिए उत्तरदायी होना आवश्यक है। जैसा कि डायसी ने कहा है, वैधानिक संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के आगे झुकना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संप्रभुता का अन्य प्रकार है लोकप्रिय संप्रभुता। इसका अभिप्राय जनसाधारण की शक्ति से है और शासन की अंतिम शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, तो इसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। वर्तमान में संप्रभुता का यही रूप सर्वमान्य है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का सर्वोच्च समर्थक माना जाता है। सामान्यतः लोकतंत्रीय राज्यों में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो तथा विलियम आदि ने किया था। गार्नर ने भी कहा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित है। इसके अतिरिक्त संप्रभुता का एक अन्य रूप और है, जिसे विधि सम्मत तथा तथ्य सम्मत संप्रभुता कहते हैं। इन्हें सामान्य अर्थों में विधितय और यथार्थ संप्रभुता कहा जाता है। विधि सम्मत संप्रभु वह संप्रभु है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो तथा कानूनन आज्ञा देने एवं आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार हो। इसी प्रकार तथ्य सम्मत संप्रभु वह संप्रभु है जिसने शक्ति के बल पर शासन सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया हो। जैसे 1999 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ विधि सम्मत संप्रभु थे, जबकि मुशर्रफ तथ्य सम्मत संप्रभु थे। इस प्रकार आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने संप्रभुता के परिचय, संप्रभुता के लक्षण, संप्रभुता की परिभाषाओं और संप्रभुता के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना है। अगले भाग में हम संप्रभुता के बारे में अन्य जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।